हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। देखो, अभी यूपीएससी का मेंस एग्जाम जो है वो चल रहा है। यूपीएससी के मेंस एग्जाम में ऐसे पेपर हो चुका है और सारे जीएस पेपर हो चुके हैं। ऑप्शनल पेपर होना बचा है, तो ऑप्शनल पेपर नेक्स्ट वीकेंड में होगा और साथ में लैंग्वेज पेपर भी होता है। किसी का हिंदी है, असमीज है, तो वो लैंग्वेज पेपर होता है और साथ में एक इंग्लिश का कंपलसरी पेपर भी होता है। तो अभी हम लोग ऐसे पेपर डिस्कस करने वाले हैं और ऐसे में टोटल कितने ऐसे आते हैं? टोटल 8 टॉपिक्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन में टोटल रहते हैं 8 टॉपिक्स 2 पार्ट में वो टॉपिक्स रहता है। 4 टॉपिक्स रहता है पार्ट ए में, 4 टॉपिक्स, और 4 टॉपिक्स रहता है पार्ट बी में। आउट ऑफ दिस 4 टॉपिक्स एग्जाम में आपको जस्ट एक टॉपिक सेलेक्ट करके लिखना होता है। कितना टॉपिक? जस्ट 1 टॉपिक। एंड आउट ऑफ दीज 4 टॉपिक्स एग्जाम में अगेन आपको 1 टॉपिक सेलेक्ट करके लिखना होता है। और ये एक टॉपिक के जो एक ऐसे पे मार्क्स होते हैं 125 और टोटल कितना मार्क्स हो जाता है? 250। तो यूपीएससी इज नोन फॉर आस्किंग फिलोसॉफिकल एसेज। फिलोसॉफिकल एसेज यूपीएससी खूब पूछता है और लास्ट 2-3 सालों से यूपीएससी सिर्फ फिलोसॉफिकल ऐसे ही पूछ रहा है। तो आज हम ये 8 के 8 टॉपिक जो यूपीएससी ने पूछे थे उनको हम लोग देखने वाले हैं, उनको स्टडी करने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। तो इसको देखने के बाद आपका जो फिलोसॉफिकल ऐसे के ऊपर जो कमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आपको इस साल भले ही एपीएससी का मेंस देना हो या अगले साल देना हो, आपका जो फिलोसॉफिकल ऐसे को लेके जो डर है, जो फियर है, वो फियर खत्म हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हो। तो लेट्स एनालाइज ऑल दोज 8 टॉपिक्स इन दिस सेशन। तो पहला टॉपिक था ऑक्सीमोरोन्स रिफ्लेक्ट द आयरनीज ऑफ लाइफ। ऑक्सीमोरोन्स, ऑक्सीमोरोन्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीमोरोन मतलब ऐसा कॉन्ट्रडिक्टरी चीज बोलना है ना, जिसमें एक साइड इधर की बातें हो रही है, एक साइड उधर की बातें हो रही हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरोन बोलता है। ठीक बात है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोसेसिंग जो है वो इंडिया की इकोनॉमी को बेटर बनाएगा, तो दैट इज एन ऑक्सीमोरोन। क्योंकि फूड प्रोसेसिंग से क्या होगा? ऑब्वियसली फूड की वैल्यू बढ़ेगी। फूड की वैल्यू बढ़ेगी तो जो किसान होंगे, फार्मर होंगे, उनको फायदा होगा, नया इंडस्ट्री खुलेगा, उससे फायदा होगा। बट दूसरे साइड हम बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड जो है हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो मतलब वो फूड प्रोसेसिंग से जो प्रोसेस्ड फूड आप खाओगे उससे आपका हेल्थ डिटोरिएट होगा, है ना। हेल्थ डिटोरिएट होगा तो इकोनॉमी का राइज होगी। तो वो भी क्या है? एक ऑक्सीमोरोन ही है। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ के एग्जाम्पल में डाल सकते हो। ठीक है। तो अब पहले आप ये देखो कि ये कोई भी टॉपिक क्या कहता है। तो बोलता है ऑक्सीमोरोन्स रिफ्लेक्ट आयरनीज ऑफ लाइफ। लाइफ की जो आयरनीज हैं वो कौन रिफ्लेक्ट करता है? ऐसे ऑक्सीमोरोन्स रिफ्लेक्ट करते हैं। जो दोनों साइड की बातें एक तरह से उनमें रिफ्लेक्ट होती हैं, वो क्या है? ऑक्सीमोरोन्स है। तो इस पे हमें अब ऐसे लिखना है। ठीक है। ऐसे अगर हम स्टार्ट करें किसी भी एनेक्डोट से, किसी भी एक तरह से शॉर्ट स्टोरी से, है ना, किसी भी इनफैक्ट फिक्शनल स्टोरी से, तो भी वो हमारे लिए क्या होता है? अच्छा स्टार्ट माना जाता है, बशर्ते कि जो एनेक्डोट आप लिख रहे हो दैट इज वेरी हिटिंग, वेरी सुटेबल टू द टॉपिक। अब बताओ, ऑक्सीमोरोन से रिलेटेड आप कोई अगर स्टोरी सोच पा रहे हो तो आप उसको जरूर लिखो। सोचने में टाइम लगेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अशोका की बात हम लोग हमेशा करते हैं हिस्ट्री में, और अशोका के बारे में पढ़ते हैं। अशोका एक ग्रेट एम्परर हुआ करते थे, है ना। बहुत लंबा उनका रीन हुआ करता था, बहुत ज्यादा उनका टेरिटोरियल जो है एक्सपेंशन हो चुका था, और वो हर जगह जाते थे और हर जगह जीत के आ जाते थे, कॉन्क्वेस्ट में लगे रहते थे। बट जब उन्होंने कलिंगा वॉर जीता, कलिंगा वॉर वो जीत रहे थे, वॉर कर रहे थे, और वॉर के बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये सब वॉर में रखा ही क्या है, इतने खून की नदियां बह रही हैं। और अचानक से वो क्या हो गए? नॉन वायलेंट हो गए। अचानक से उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। अचानक से नॉन वायलेंस को प्रीच करने के लिए उन्होंने अपने शांति दूत भेजना स्टार्ट कर दिए। अपनी बेटा और बेटी को भी भेजा, श्रीलंका भी भेजा। तो एक तरह से क्या है, वो वॉर लड़ रहे हैं जीतने के लिए, और वॉर से ही उनको दुख भी पहुंचा उस टाइम पे। तो वो दोनों चीजें एक साथ मिलेंगी तो वो चीजें क्या हो जाएंगी? ऑक्सीमोरोन हो जाएंगी। और यहां से आप एक स्टार्ट ले सकते हो, यहां से सीधे सीधे आप इस ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज वन सच एग्जाम्पल।
ऐसा नहीं है कि यही एक इकलौता एग्जाम्पल है जो यहाँ पे लिखा जा सकता है, देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। अराउंड 261 BC, आपको ये डेट नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लिख दो इन एंशिएंट टाइम्स। समझ में आई बात? अ यंग एम्परर स्टूड ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर नियर कलिंगा लुकिंग एट 100,000 of his own dead. Ashoka had just won the bloodiest war of his reign and it broke him. Within months, the conqueror turned towards ahimsa, sending missionaries of peace instead of armies. Centuries later, India lifted the wheel from his stone pillar and placed it at the center of its flag. जो अशोका का व्हील है, चक्र, वही चक्र कहां पे है? हमारे ट्राई कलर में है, हमारे नेशनल फ्लैग में है। A war criminals guilt become a republic's motto, है ना? एक वार क्राइम का जो गिल्ट था रिपब्लिक का मोटो हो गया। क्या मोटो हो गया? सत्यमेव जयते। वायलेंस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द नेशंस चोजन एम्बलम ऑफ ट्रुथ। तो एक तरह से ये क्या है? ऑक्सीमोरोन है ना? वायलेंस भी हो रहा है, वहां से नॉन वायलेंस इमर्ज हो रहा है, एक्सेसिव वायलेंस से क्या इमर्ज हो रहा है? नॉन वायलेंस इमर्ज हो रहा है। तो दिस इज काइंड ऑफ ऑक्सीमोरोन। यहां से आप, ये एक आपका क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया। जब आप कॉपी में लिखोगे आंसर शीट में तो हो सकता है इसमें आपका एक पूरा पेज भर जाएगा, है ना? तो इसी में आप 2-3 पैराग्राफ ब्रेक करके लिख सकते हो। उसके बाद से स्टार्ट कर सकते हो, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज एसेंस व्हाट एन ऑक्सीमोरोन डज। एक ऑक्सीमोरोन यही करता है, इट फ्यूजेस टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स। दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड यहाँ पे क्या है? वायलेंस और नॉन वायलेंस, हिंसा एंड अहिंसा। ठीक है। डिफिनिंग silence and cruel kindness because plain language cannot otherwise hold what it is trying to say. Far from being wordplay, the oxymoron is often the most honest sentence available. Oxymoron ये बताता है कि ट्रुथ जो है वो हमेशा कंसिस्टेंसी नहीं है, ट्रुथ जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन भी है। क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन। कि आप जैसी लाइफ जी रहे थे पहले हमेशा वैसी ही लाइफ जियोगे जरूरी नहीं है। हो सकता है आप जो लाइफ जी रहे थे वही लाइफ गलत थी, तो बाद में आप अपने लाइफ को क्या करोगे? कॉन्ट्राडिक्ट भी करोगे। और भी एग्जांपल्स आपके पास हो सकते हैं सिमिलरली। आपने वाल्मीकि का नाम सुना होगा। वाल्मीकि वाज अर्लियर अ बैंडिट, रत्नाकर के नाम से। और रत्नाकर क्या करते थे? वो आने वाले राहगीरों को लूट लेते थे और इनफैक्ट उनकी उंगली काट के गले में पहन लेते थे। उंगली मार डाकू भी उनको बोला जाता था, है ना? एक बार नारद मुनि उस रास्ते से गुजर रहे थे और नारद मुनि ने पूछा, अच्छा बताओ मार के क्या करोगे या पैसे लेके क्या करोगे, सामान छीन के क्या करोगे? बोला कि फैमिली को दूंगा। बोला ठीक है, फैमिली को तो फीड करोगे लेकिन उससे क्या होगा? क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ इस दुर्व्यवहार में, इस नरक में भागीदार बनेंगे कि नहीं बनेगी? तो बोला बिल्कुल बनेगी। तो बोला नहीं बनेगी, जाओ पूछ के आओ। हो गया, अपनी फैमिली से पूछा, फैमिली बोला हम क्यों बनेंगे भाई, तुम मार रहे हो, तुम समझो, हम तो स्वर्ग जाएंगे, हम तुम्हारे साथ क्यों नरक जाएंगे? तो दैट चेंज हिम कंप्लीटली, है ना? तो ऑब्वियसली वो भी क्या था कि वो कंसिस्टेंसी से उसने बात नहीं जिया, ही ऑल्सो चेंज। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जो हैं ऑक्सीमोरोन के एग्जाम्पल वो आप लिख सकते हो। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आप बहुत ज्यादा करना चाहते हो बट उसी ने आपको 180 डिग्री चेंज कर दिया, है ना? दैट रिफ्लेक्ट्स द ऑक्सीमोरोन। आप अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई चीजें भी लिख सकते हो। समझ में आई बात? बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखा जा सकता है। आप ग्रोथ की बात लिख सकते हो कि हम ग्रोथ में लगे हुए हैं, बहुत सारे घर बना दिए, है ना? और वहां पे अब फ्लड आ जा रहा है, तो फिर ग्रोथ कहाँ है? फिर हम पेड़ ही काट दे रहे हैं, फिर ग्रोथ कहाँ है? समझ में आई बात? दैट इज ऑल्सो ऑक्सीमोरोन की बात हम लोग कर रहे हैं वहां पे। तो ऐसी चीजें आप ये स्टार्ट कर सकते हो। और पहला जो पैराग्राफ है या पहला जो है वो एक एनेक्डोट हो गया, और सेकंड पैराग्राफ जो है, सेकंड पैराग्राफ, इसको हम लोग थेसिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? थेसिस। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द होल ऐसे। जो आपने पूरा ऐसे लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन कहां पे जाएगा? उसका एक्सप्लेनेशन सेकंड पैराग्राफ में जाएगा कि आपका जो ऐसे है वो क्या कहना चाहता है, उससे आप क्या समझते हो, उससे आप क्या सीखते हो। दैट बिकम्स योर सेकंड पैराग्राफ। This start small in ordinary life. Growing pains are not a metaphor; they are literal ache of becoming someone new. अब इसको थोड़ा सा आप इसको ड्रैग कर सकते हो। 2 पैराग्राफ में आपने लिख दिया, इसकी मीनिंग को एक्सप्लेन कर दिया। ऑक्सीमोरोन क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रिक्ट पेरेंट जो हार्श होते हैं वो अंदर से क्या चाहते हैं? अपने बच्चों का भला चाहते हैं, ऊपर से क्या है वो हार्श दिखाई दे रहे हैं, वो भी क्या है? ऑक्सीमोरोन है।
समझ में आई बात? ही इज द मोस्ट काइंड टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन, लेकिन ऊपर से वो सबसे ज्यादा क्या दिखेंगे? हार्श दिखेंगे, जबकि उनके रिलेटिव जो आ रहे हैं ऊपर से क्या दिखाएंगे? काइंडनेस दिखाएंगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, है ना, बट अंदर से है बच्चा चचा चचा कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। समझ में आई बात? तो वो भी क्या है? ऑक्सीमोरोन है। अब स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हार्शनेस इज मोर ऑफन देन नॉट लव wearing its sternest face, and in an age of 500 contacts and one unanswered message we have built a strange new contradiction। आज की डेट की बात हो रही है, डिजिटल एज में, है ना, हमारे 2-2 हजार 4-4 हजार फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे दोस्त रहते हैं। समझ में आई बात? वहां पे कुछ मैसेज करो रिप्लाई आता है, बट अंदर से आप कैसा फील कर रहे हो? हॉलो फील कर रहे हो, अंदर से आप अलोन फील कर रहे हो। समझ में आई बात? बहुत बार ऐसा होता है, लोनलीनेस बढ़ रहा है ना, कंपोनेंट ऑफ लोनलीनेस इज इंक्रीजिंग डिस्पाइट ग्रोइंग द डिजिटल कनेक्शंस, दैट इज आल्सो अ ऑक्सीमोरोन। समझ में आई बात? तो ऐसे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। फिर ये इंडिया लेवल पे हमने एग्जांपल लिखा है, जैसे हमने यहाँ पॉइंट वाइज करके लिखा है, आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हो। एवरी पॉइंट इज अ सेपरेट पैराग्राफ। समझ में आई बात? आपको ऐसे पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, ये बस दिखाने के लिए कि है कि हाउ इन स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स यू कैन ब्रेक योर आंसर्स। समझ में आ रही बात? इंडिया कैरीज द सेम टेंशन एज सिविलाइजेशनल स्किल, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। फिर हम बाद में सत्याग्रह की बात किए, सत्याग्रह एंड आर्मी विथ नो वेपन्स, थे ना, जब गांधी जी आए तो सत्याग्रह की बात किए कि नहीं किए? ठीक है, तो वो भी क्या है? ऑक्सीमोरोन है। हम सत्याग्रह की बात कर रहे हैं और येट हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग नॉन वायलेंस से एक वायलेंट रिजीम को, एक ब्रिटिश रिजीम को हम लोग क्या कर रहे हैं? थ्रो आउट कर दे रहे हैं। दैट इज ऑल्सो एन ऑक्सीमोरोन। A resistance that called itself passive while remaining the most relentless political force of the centuries। पूरे सेंचुरी का सबसे रिलेंटलेस पॉलिटिकल फोर्स था, बट अपने आप को क्या बोलते हैं? पैसिव रेवोल्यूशन बोला जाता है, पैसिव एजिटेशन बोला जाता है। समझ में आई बात कि हम पैसिव रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। कैसा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं? पैसिव। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वही चीज है। फिर उसके बाद से हम लोग बोल रहे हैं कि चलो हम लोग एक यूनिक कंट्री बन रहे हैं, एक नया कंट्री बन रहे हैं, बट उसके साथ साथ क्या हो रहा है? पार्टीशन भी हो रहा है, वो भी एक ऑक्सीमोरोन है। तो ऐसे करके आप जितने भी एग्जांपल्स आपके पास हैं, भगवत गीता कहता है, क्या कहता है? कर्म करते जाओ। हमने बोला वाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन फल की इच्छा मत करो, ये भी ऑक्सीमोरोन है। समझ में आई बात? कि कर्म करते जाए लेकिन फल की इच्छा करे ही नहीं। ठीक बात है। तो ये सब चीजें आप जो पढ़े हो एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वांटम थ्योरी कहता है ना, कि किसी भी सोरेडिंजर कैट जैसे बोलता है, या जो हम लोग सीधे सीधे क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं, कि एक कोई जो माइक्रो लेवल पे या नैनो लेवल पे जो पार्टिकल होता है, उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ पता नहीं किया जा सकता है एट द सेम टाइम। समझ में आई बात? तो वो एक चीज हो गया, वो आप लिख सकते हो। इंडिया को बोलो कि इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है, जितने भी बड़े नेशन है उसमें सबसे फास्ट राइजिंग इकोनॉमी है, येट हमारे पास क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, येट हमारे पास क्या है? पॉवर्टी है। समझ में आई बात? तो वो सब चीजें आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आप बात कर सकते हो न्यूक्लियर वेपन के टाइम की। न्यूक्लियर वेपन में क्या था? न्यूक्लियर वेपन किसके लिए था? डिस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन न्यूक्लियर वेपन जब कंट्रीज ने बना लिया, सारी कंट्रीज मतलब यूएस ने यूएसएसआर में, तो उसकी वजह से ही थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। समझ में आई बात? म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट था, उसने थर्ड वर्ल्ड वॉर को एक तरह से क्या किया? प्रिवेंट किया। ये भी क्या है? ऑक्सीमोरोन है ना, कि दो लोग आते हैं, दोनों के पास गन है, दोनों एक दूसरे पर लगाए हुए हैं, फिर दोनों अपना गन रख देते हैं क्योंकि दोनों के पास गन है। समझ में आई बात? दिस इज ऑल्सो एन ऑक्सीमोरोन। तो ये सब चीजें हैं जो आप यहाँ पे बोल सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और अभी आप सीधे सीधे बोल सकते हो, अभी आप कॉकरोच जनता पार्टी वगैरह का भी एग्जांपल दे सकते हो कि सीजीआई ने क्या बोल दिया यूथ को? कॉकरोच की ये तो किसी लायक नहीं है। और वैसे ही नालायकों ने एजुकेशन मिनिस्ट्री का इस्तीफा करा लिया। समझ में आई बात? तो किसी लायक नहीं है से, है ना, डिमांडिंग द अकाउंटेबिलिटी, समझ में आई बात, एंड गेटिंग द रेजिग्नेशन ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर विद इन 45 डेज। समझ में आई बात? इज दैट इजी? इज इज ऑल्सो एन ऑक्सीमोरोन। तुम किसी लायक नहीं हो, अगले दिन तुम आईएएस बन गए, सर मैं बन गया आईएएस, अब बताओ मैं किस लायक हूं। तो ये सब क्या है? ऑक्सीमोरोन है। और लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हो, द टेस्ट ऑफ अ फर्स्ट रेट इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू होल्ड टू अपोज्ड आइडियाज। क्योंकि ऑक्सीमोरोन में किसकी बात करते हैं हम? टू अपोज्ड आइडियाज की बात करते हैं। इन माइंड एट द सेम टाइम एंड स्टिल रिटेन द एबिलिटी टू फंक्शन। तो आप कंप्लीटली अपोजिट आइडिया आपके दिमाग में है, फिर भी आप फंक्शन कर पा रहे हो, ये क्या है? ऑक्सीमोरोन है। समझ में आई बात? ठीक है,
कि आप कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि सक्सेसफुल होंगे भी और नहीं भी सक्सेसफुल होंगे, दोनों चीजें आपके दिमाग में है, फिर भी आप उसमें काम करते जा रहे हो। ठीक बात है, आपके दिमाग में ये भी नहीं हो सकता कि 100% सक्सेसफुल ही होंगे, समझ में आई बात, और आपके दिमाग में ये भी नहीं होगा कि 100% अनसक्सेसफुल ही होंगे, फिर आप वो आइडिया को परसू क्यों करोगे, करोगे ही नहीं। तो यही सब चीजें हैं जो आप इसमें लिख सकते थे। तो दिस इज द फर्स्ट ऐसे, समझ में आई बात है ना, जो आपको लिखना चाहिए था। और इसमें एक सिंपल टॉपिक था, सिंपल टॉपिक क्या था कि ऑक्सीमोरोन जो है वो लाइफ की आयरनीज को बताते हैं। तो इसमें बस एक ही एंगल था कि हाँ ऑक्सीमोरोज कैसे लाइफ की आयरनीज को बताते हैं, बस बात खत्म, उसी के ऊपर आपको लिखना था, है ना, विरोधाभास। ऑक्सीमोरोन को हम क्या बोलेंगे, विरोधाभास। ठीक है, कैसे लाइफ की आयरनीज को बता रहे हैं, तो लाइफ कैसे कॉन्ट्राडिक्शंस के ऊपर बनी हुई है, कॉन्ट्राडिक्शन के साथ साथ चल रही है। इसमें तुम लिबरलिज्म और कैपिटल लिबरलिज्म और सोशलिज्म को भी क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, दो अपोजिट आइडियाज। लिबरलिज्म बोलता है कि सबको क्या दो, राइट टू प्रॉपर्टी दे दो। सोशलिज्म क्या बोलता है कि नहीं नहीं उनसे थोड़ा टैक्स लेके गरीबों में भी बांट दो। तो आप वेलफेयर भी करना चाहते हो पुअर्स का, एट द सेम टाइम आप क्या देना चाहते हो, लिबर्टी भी देना चाहते हो। समझ में आई बात। तो सब कुछ आप बातें यहाँ पे कर सकते हो ऑक्सीमोरोन के बारे में। सेकंड देखो, अ ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल। अ ग्रेटफुल माइंड, ग्रेटफुल समझते हो ना, ग्रेटफुल जो ग्रेटफुल है, मतलब ग्रेटफुल मतलब अगर हिंदी में बोले संस्कृत में बोले तो कृतज्ञ, कृतज्ञ है जो, समझ में आई बात, वो बहुत क्या है, ब्यूटीफुल है। तो अब ये ऐसे अगर हमें लिखना होता तो ऑब्वियस बात है हमारे दिमाग में क्या आता कि एक आदमी जो है वो हमेशा ग्रेटफुल रहता है। कैसा रहता है, ग्रेटफुल, वो बहुत क्या है, ब्यूटीफुल है। समझ में आई बात। तो कोई भी टॉपिक अगर आप लिखने के लिए सोच रहे हो तो उस टॉपिक को आप सोचो फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि वो टॉपिक किस तरीके से बिहेव कर रही है। ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये टॉपिक जो है ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल, बात तो सही है, अगर आप ग्रेटफुल रहोगे तो लाइफ आपका बहुत अच्छा जाएगा, है ना। इसमें भी कोई स्टोरी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे सुदामा की स्टोरी है। सुदामा का नाम सुना है आपने, कृष्ण के दोस्त हुआ करते थे। किसके दोस्त हुआ करते थे, कृष्ण के। तो सुदामा बहुत गरीब हुआ करते थे, सुदामा के पास, सुदामा बहुत गरीब थे, अपनी डिग्निटी मेंटेन करते थे, है ना। बट जो पॉवर्टी है वो अच्छे अच्छों की डिग्निटी खराब कर देती है ना। बाद में गरीबी से दुखी होके उनकी वाइफ ने बोला कि भाई अब तुम्हारा दोस्त इतना अमीर है, राजा है, क्यों नहीं जाते उसके पास, क्यों नहीं कुछ मांग के ले आते उससे। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं अपने दोस्त कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ। और उन्होंने क्या किया, अपने घर में तो कुछ नहीं था, भिक्षा मांग के उनको जो चिवड़ा उड़ा मिलता था, है ना, चिवड़ा मिलता था, पोहा, उसको उन्होंने थोड़ा सा बांधा और चले गए कृष्ण के पास। कृष्ण को पता चला कि उनका दोस्त आया है, वो दौड़ते दौड़ते आए, है ना, और वो पोहा को, चिड़ा को खाने लग गए निकाल निकाल के, फ्लैटेंड राइस को। समझ में आई बात। और वहां पे क्या था, एक ग्रेटिट्यूड वाली बात थी, ग्रेटफुल माइंड वाली बात थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। सुदामा भी अपनी बात बोल नहीं पाए कि भाई क्यों आए हैं, इज ऑल्सो लाइक कि हाँ मतलब मिलने का मन हो रहा था चले आए, ठीक है ना, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ मांग नहीं पा रहे हैं, कृष्ण भी अपना खाए जा रहे हैं। तो ग्रेटफुल माइंड की बात हो रही है वहां, ग्रेटफुल माइंड जो है बड़ा ब्यूटीफुल तरीके से चल रहा है। बाद में सुदामा को वो सब चीज मिल गया, कृष्ण ने अपने आप ही दे दिया उनको, अच्छा घर और बाकी प्रॉपर्टी और सारी चीजें दे दी जो उनको चाहिए था। जो वो लौट के घर गए तो एक तरह से उनको सब मिल गया। समझ में आई बात। तो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना है, ऐसा नहीं है ग्रेटफुल माइंड। ग्रेटफुल माइंड मतलब कि आप जो भी आपको मिल रहा है बी ग्रेटफुल अबाउट इट। समझ में आई बात। आपको आपके ऊपर कोई उपकार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बी ग्रेटफुल अबाउट इट। या आपको प्रकृति कुछ दे रही है, नेचर कुछ दे रहा है, या कोई दोस्त दे रहा है, या कोई भी चीज आपको मिल रहा है, तो बी ग्रेटफुल अबाउट इट। समझ में आई बात। फॉर एग्जाम्पल नितिन गडकरी से किसी ने पूछ दिया अभी नहीं 1-2 साल पहले कि आप नहीं सोचते हो कि आप प्रधानमंत्री बने, तो बोला नहीं नहीं मुझे पार्टी ने जो दिया है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, ठीक है, मैं तो एक छोटा सा आदमी, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, मुझे मंत्री बना दिया, मुझे ये बना दिया, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। समझ में आई बात। तो ग्रेटफुल माइंड मतलब बीइंग कंटेंट, बीइंग हैप्पी, बीइंग इन दैट जोन कि व्हाटएवर यू आर गॉट, आपको उसको अच्छा लग रहा है। समझ में आई बात। तो इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप बहुत सारा लिख सकते हो कि नहीं। ग्रेटफुल माइंड होगा तो जेलसी नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, समझ में आई बात, कंटेंटमेंट होगा, सेटिस्फैक्शन होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, सॉरनेस नहीं होगा, समझ में आ रही बात, डिप्रेशन नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। बट इसका मतलब नहीं है कि आपको हमेशा ग्रेटफुल ही रहना है।
एक बेचारा हमारा कर्ण, कर्ण का नाम सुना है आप लोगों ने? कर्ण जो है, कर्ण को थोड़ा सम्मान वगैरह और बाकी सब रिसोर्सेज दे दिया किसने? दुर्योधन ने। वो भी ग्रेटफुल हो गया। अब ग्रेटफुलनेस में वो इतना ग्रेटफुल हो गया कि उसको पता है कि दुर्योधन गलत कर रहा है, तब भी वो कुछ कर नहीं सकता। एट द एंड उसको ये भी पता चल गया कि पांडव उसके भाई हैं, तब भी वो कुछ कर नहीं सकता। समझ में आई बात? तो ग्रेटफुल माइंड में हमें सिर्फ एक ही तरह का पोजीशन नहीं लेना है ना? लेकिन ऊपर में ऑक्सीमोरोन में हमारे पास एक ही तरह का पोजीशन ले सकते थे, उसमें कुछ दूसरा पोजीशन है ही नहीं खास। लेकिन ग्रेटफुल माइंड ही हमेशा रखोगे कि नहीं नहीं भाई, मुझे जो मिल गया सही है, जैसा चल रहा है वैसा सही है ना? रिक्शा वाला जैसे चल रहा है ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन बीमारी हो गई, हाँ कोई बात नहीं, तो वैसे तो चलने वाला नहीं है। आ रही बात समझ में? तो ग्रेटफुल माइंड, अ ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल में ऑब्वियसली आपको ये सारी चीजें लिखनी है। ग्रेटिट्यूड के बारे में लिखना है कि ग्रेटिट्यूड क्या है? अ माइंड कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ब्यूटी दैट नीदर वेल्थ नॉर अचीवमेंट कैन मैन्युफैक्चर ऑन इट्स ओन। ठीक है। अब मदर सैक्रिफाइस, मदर भी सैक्रिफाइस करती हैं, ठीक है, तो वहां भी वो सैक्रिफाइस करके अपने बच्चे के लिए क्या होती हैं? ग्रेटफुल होती हैं, अच्छा लगता है उनको कि बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? कृतज्ञ रहना। गांधी जी, इवन गांधी जी की बात करो, गांधी जी जब लीडर बनना स्टार्ट हुए तो गांधी जी ने सीधे सीधे बोला कि मेरे जो पॉलिटिकल गुरु हैं वो गोखले हैं। कौन है? गोखले। मैं जो पॉलिटिकली सीख रहा हूँ, किससे सीख रहा हूँ? गोपाल कृष्ण गोखले से सीख रहा हूँ। और मैंने टॉलस्टॉय से और रस्किन से भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा अपना इनोवेशन है, सब कुछ मैं खुद से सोच के आ रहा हूँ। समझ में आई बात? तो ही इज ऑल्सो बीइंग ग्रेटफुल कि वो जो करना चाहते हैं वो क्या कर रहे हैं, है ना? हमने जो वैक्सीन भेजा कोविड के टाइम पे, वैक्सीन मैत्री, समझ में आई बात? तो हमने ग्रेटफुल होकर भेजा, बाकी कंट्रीज ने भी जिनको भेजा उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने हमें प्रेज किया, ठीक बात है। हम और भी जो ऑपरेशंस करते हैं जब भी दूसरी कंट्री डिजास्टर में होता है, खासकर टर्की, टर्की में जब अर्थक्वेक आया था 3 साल पहले, तो वी वेयर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर ऑफ द क्राइसिस। सबसे पहले हमारी जो रेस्पॉन्डर की टीम थी क्राइसिस रेस्पॉन्ड करने वाली, वो उनके पास पहुंची। ऑपरेशन दोस्त हमने चलाया। समझ में आई बात? वी आर बीइंग ग्रेटफुल कि चलो ठीक है, हमें हमारे पास रिसोर्सेज हैं एंड वी कैन हेल्प एनीवन इन क्राइसिस। तो वी हैव हेल्प्ड टर्की इन क्राइसिस। जबकि टर्की हमेशा, इवन ऑपरेशन सिंदूर में भी किसकी हेल्प कर रहा था? पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब ठीक है, बट here the story needs a harder look because gratitude has a darker twin। तो इसके बाद आप सेकंड स्टैंड भी लोगे। ऐसा नहीं है कि हर जगह बस आप ऐसे को एक तरफा लिखोगे, एक तरफा नहीं लिखोगे, फिर आप दूसरी तरफ भी लिखोगे कि जब हम बात करते हैं ग्रेटिट्यूड की, किसकी बात करते हैं? ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं। तो इस ग्रेटिट्यूड में, इस ग्रेटिट्यूड में आपको क्या हो जाना है? लॉयलिटी को डेट समझ के नहीं जीना है, कर्ज समझ के नहीं जीना है, जो कि किसने जिया? एक तरह से कर्ण ने जिया। दुर्योधन का उसको पैटर्निज्म मिल गया पूरी तरह से। समझ में आई बात? तो लास्ट तक वो लड़ते ही रहा, ठीक है। और इनफैक्ट जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए कर रही थी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत रिफॉर्म कर रही थी, समझ में आई बात? रेलवे वेलवे बनवा रही थी, है ना? और ग्रेटिट्यूड में क्या बोल रही थी कि दिस इज व्हाइट मैन्स बर्डन, कि व्हाइट मैन्स का बर्डन है कि हम आके तुमको सिविलाइज करने आए हैं, तुम लोग तो ऐसे गंदे तरीके से रहने वाले लोग, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था, हम तुमको दे रहे हैं। तो दे वेयर डिमांडिंग आवर ग्रेटिट्यूड इन द रिटर्न। तो हम भी बोलते कि हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो हुजूर, जो हो आप सही कर रहे हो। तो फिर क्या हम लोग फ्रीडम पा पाते? क्या नहीं पा पाते? समझ में आई बात? तो ग्रेटिट्यूड हमेशा अनक्वेश्चन्ड भी हो ऐसा भी सही नहीं है। आ रही बात समझ में? ग्रेटिट्यूड को आपको बैलेंस करना जरूरी है। ग्रेटिट्यूड किस तरह का, किस नेचर का? जैसे सुदामा वाले केस में क्या था? अनक्वेश्चन ग्रेटिट्यूड था। ग्रेटिट्यूड के बदले सुदामा को कुछ देना नहीं था। समझ में आई बात? उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं, बिना मांगे उनको चीजें मिल गई। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे क्या है? ब्रिटिशर्स मांग रहे हैं कि हम रोड बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, बदले में क्या रहे हो? तुम सब्जुगेटेड रहो, बदले में तुम क्या रहो? हमारे अधीन रहो, ठीक है। एक तरह से दुर्योधन भी मांग रहा है अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ कर्ण, जो कर्ण उनको दे रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये सब चीजें हमें सीधे सीधे देखना है। कई बार आप जब आप सीधे सीधे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल लिख सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत लोग आके आपको गिफ्ट दे रहे हैं, तो क्यों बोला गया है कि एक अमाउंट के बाद आप गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो? समझ में आई बात? क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि फिर वो आपके ऊपर ग्रेटिट्यूड की जगह बर्डन बनता जाएगा, है ना? कि आपको फेवर क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। वो उससे करप्शन का जन्म होने लगेगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो।
ठीक है, बस यही है। ग्रेटिट्यूड इज नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट ऑफ वर्च्यू बट द पेरेंट ऑफ ऑल अदर। अ ग्रेटफुल माइंड मे नॉट ऑलवेज बी गिवन अ मेंशन बट इट इज विदाउट क्वेश्चन अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। तो इसमें कृष्णा वाला एग्जाम्पल, कृष्णा और एक तरह से सुदामा को लास्ट में जोड़ दिया कि उन्होंने उसको मेंशन दे दिया, घर दे दिया, ये सारी चीजें दे दी। ठीक है, बस यही चीज है। नेल्सन मंडेला को देखो, नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला 20 साल से ज्यादा जेल में रहे। कहाँ रहे? जेल में। अपार्थाइड सिस्टम का अपोज करते करते। किस सिस्टम का अपोज करते करते? अपार्थाइड। तो उनको जेल से निकाला गया। जब जेल से निकले तो उन्होंने क्या किया? उस सिस्टम को खत्म किया, उस सिस्टम में रिफॉर्म किया, अननेसेसरी ग्रजेस नहीं पाला। क्या नहीं पाला? ग्रजेस। समझ में आई बात? तो ग्रेटफुल माइंड का क्या मतलब है? ग्रेटफुल माइंड का मतलब है कि आप अननेसेसरी ग्रजेस कैरी नहीं करो, रिफॉर्म ओरिएंटेड रहो। कैसे ओरिएंटेड रहो? रिफॉर्म ओरिएंटेड, है ना। जैसे इनका एग्जांपल बहुत बढ़िया है। अ जेन्युइनली ग्रेटफुल माइंड इज नॉट पैसिव, इट कैन थैंक अ टीचर एंड स्टिल क्वेश्चन अ सिस्टम। पैसिव नहीं है, ग्रेटफुल माइंड का मतलब नहीं है कि पैसिव रहो। आ रही बात समझ में? ठीक है, जैसे एक डॉग है, डॉग क्या होता है? ग्रेटफुल माइंड में एकदम पैसिव हो जाता है। समझ में आई बात? उसको पता नहीं है कि उसका मालिक जो है वो भले ही कौन है, सबसे बड़ा विलेन है, उसको ये पता नहीं है। तो वैसे नहीं बन के रहना है। ठीक है, इट कैन अप्रिशिएट व्हाट इट हैज बीन गिवन एंड स्टिल रिफ्यूज व्हाट इट हैज बीन डिनाइड। Nelson Mandela understood this balance better than most. He walked out of 27 years in prison, choosing gratitude for his freedom over bitterness of his years lost. But the same freed man went on to dismantle the very system that had imprisoned him. उस system को क्या कर दिया? Dismantle कर दिया। Gratitude held rightly does not soften a person into submission. Gratitude आपको submissive नहीं बनाए। क्या नहीं बनाए? Submissive। समझ में आई बात? तो ये डिस्टिंक्शन आपको समझना है। मोस्ट ऐसे में ऐसा ही होता है, मोस्ट ऐसे में आपको दूसरा साइड तलाशना है। समझ में आई बात? अ थॉर्न इज अ चेंज्ड बर्ड। थॉर्न क्या होता है? कांटा। बर्ड क्या होता है? कली। कली जो है वो चेंज होके क्या बन गई है? कांटा बन गई है ना। यहाँ पे तो यूपीएससी पर्सनल हो गया। ठीक है, कि बहुत सारे लोग जो है वो पहले बहुत सॉफ्ट हार्टेड हुआ करते थे, अब क्या हो गए हैं? कठोर हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? कठोर। ठीक है, तो कठोर हो गए हैं, तो आपको कठोर होना है कि नहीं होना है वो बताओ। होना चाहिए कठोर। तो इसमें भी आप क्या लिख सकते हो? इसमें भी यू कैन राइट मेनी थिंग्स। अ थॉर्न इज अ चेंज्ड बड, इसमें भी यू कैन राइट मेनी थिंग। ठीक है, वही नारद मुनि का और रत्नाकर का स्टोरी लिख सकते हो स्टार्टिंग में, है ना। और थॉर्न इज अ चेंज बड, जैसे कि आप अगर आप बायोलॉजिकली बात करोगे तो बायोलॉजिकली भी क्या होता है? गुलाब में कांटे होते हैं कि नहीं होता है? रोज में क्या होता है? कांटे, थॉर्न होता है। वो थॉर्न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कोई रोज को हार्म नहीं करे, कोई उसको प्लक नहीं करे, इसी वजह से उसका जो स्टेम है वो थॉर्न का रूप ले रहा है बायोलॉजिकली। कैक्टस में थॉर्न होता है कि नहीं होता है? कैक्टस में भी थॉर्न क्यों होता है? क्योंकि कैक्टस वैसे जगह पे ग्रो होता है जहां वाटर की क्या होती है? कमी होती है, और वो वाटर को इवेपोरेट होने से बचाने के लिए किसका रूप ले लेता है? थॉर्न का रूप ले लेता है, कि वाटर जो है ज्यादा इवेपोरेट नहीं हो। मतलब एक तरह से सेल्फ डैमेज को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? सेल्फ डैमेज। सेल्फ डैमेज को बचाने के लिए एक बर्ड जो है किसका रूप ले लेता है? एक थॉर्न का रूप ले लेता है। इसमें भी आपको दूसरा एंगल लेना है कि सेल्फ डैमेज को बचाना है, किसी और को डैमेज नहीं देना है। समझ में आई बात? किसी और को डैमेज नहीं देना है। यू हैव टू जस्ट प्रिवेंट सेल्फ हार्म। सेल्फ हार्म मतलब कोई आपको हार्म नहीं करे, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। समझ में आई बात? आप एग्जांपल दे सकते हो कब का? 1960s का, 1950s का, जब हम क्या बोल रहे थे? पंचिल पंचिल बोल रहे थे। हम हिंदी चीनी भाई भाई बोल रहे थे, बट चाइना ने क्या किया? भाई भाई बोलते बोलते एक्साई चीन ले गया, तो फिर हम लोग क्या बोलने लगे? जय जवान जय किसान बोलने लगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, फिर हमने क्या डेवलप किया? न्यूक्लियर डेवलप किया। तो वी बिकम अ थॉर्न from a bud, from a piece of, from a place of ahimsa and from a place of non violence we have become a nuclear
पावर, आई बात समझ में? बट स्टिल दैट न्यूक्लियर पावर, बीइंग अ न्यूक्लियर पावर, वी आर स्टिल फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज। सो दो थॉर्न बन गए हैं, बट स्टिल इसलिए नहीं कि दूसरे को चुभा सके, इसलिए कि खुद को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। आ रही बात समझ में? कैन यू राइट सच एग्जाम्पल्स और नॉट? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना, ठीक है। यू कैन राइट अबाउट सम कम्युनिटी, है ना, जहां पे ऐसे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, ठीक है। यू कैन राइट फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, यू कैन राइट फ्रॉम हिस्ट्री, यू कैन राइट फ्रॉम आईआर, यू कैन राइट फ्रॉम इकोनॉमी। समझ में आई बात? एलपीजी रिफॉर्म जैसे हम लोगों ने किया, पहले हम लोग ऐसे चले जा रहे थे, बट बाद में हमें रिफॉर्म करना पड़ा। समझ में आई बात? सो मेनी थिंग्स यू कैन राइट। अ थॉर्न इज अ चेंज्ड बट, फिर वही वाल्मीकि वगैरह का एग्जाम्पल। फिर बोटनी में क्या होता है? इट हैपेंस, अग्री विद द मेटाफोर रादर देन मेयरली इलस्ट्रेटिंग। अ रोज थॉर्न इज नॉट अ सेपरेट स्ट्रक्चर बोल्टेड ऑनटू द स्टेम, इट इज अ मॉडिफाइड शूट। अलग से रोज में ऐसे कांटा नहीं लगाया जाता ना, वो उसका मॉडिफाइड क्या है? शूट है, मॉडिफाइड वर्जन है। कैक्टस में भी सेम होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग जो एक बहुत इनोसेंट आदमी होता है, बार बार धोखा खा के वो ट्रस्ट लूज करने वाला इंसान बन जाता है, वो ऐसा इंसान बन जाता है कि वो दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करे। आ रही बात समझ में? तो ये हॉर्न इज अ चेंज्ड बट, ठीक है। और भी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप एग्जांपल दे सकते हो नक्सलिज्म का। नक्सलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ? जब इंडिया आजाद हो गया था, तो इंडिया में आजादी के बाद डिमांड था कि नहीं? किस चीज का डिमांड था बताओ? इंडिया में आजादी के बाद किस चीज का डिमांड था? लैंड रिफॉर्म का डिमांड था। जब अंग्रेज आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स ने हमारा लैंड सेटलमेंट चेंज कर दिया था, है ना। जमींदारी सिस्टम वगैरह बहुत सारा सिस्टम लगा दिया था। जो लोग जमीन के मालिक नहीं थे, लैंड होल्डर नहीं थे, उनको लैंड होल्डर डिक्लेयर कर दिया गया था, जबकि जो ओरिजिनल पीजेंट्स थे उनसे जमीन छीन ली गई थी। तो बहुत सारे पीजेंट रेवोल्यूशन हुए, और जो भी हमारा नेशनल मूवमेंट था, नेशनल मूवमेंट में भी हमारे जो बड़े लीडर्स थे, गांधी, नेहरू, इन सब ने अग्री किया कि हाँ, आजादी के बाद वी विल डू लैंड रिफॉर्म। आजादी हो गई, बट बहुत कुछ अच्छा लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ, और जो हमारे पीजेंट्स थे, जो लैंड होल्डर हुआ करते थे कभी, उनको उनके राइट नहीं मिल रहे थे। वहां से क्या स्टार्ट हुआ? नक्सलिज्म स्टार्ट हुआ। समझ में आई बात? नक्सलबाड़ी मूवमेंट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट हुआ। दे वेर आल्सो अ बट दैट इज चेंज्ड इनटू थॉर्न। बट जब इसको आप लिखो तो बहुत केयरफुली लिखो, आप खुद एक नक्सल नहीं लगने चाहिए। समझ में आई बात? आप बस उस टाइम को सपोर्ट कर रहे हो जब इन्होंने वायलेंस को चुना, है ना। जैसे कि इसमें एक बहुत केयरफुली लिखा हुआ है, ठीक है। इंडियाज ओन हिस्ट्री कैरीज अ वर्जन ऑफ दिस नेशनल स्केल। इन 1967 small village called Naxalbari in West Bengal, landless peasant tired of decades of land alienation and exploitation by local landlord rose up in what began as a demand for dignity. What followed was Naxalism and insurgency that would over the following decade cost thousands of lives across a wide stretch of central and eastern India. The movement early demands, है ना। यहाँ पे थोड़ा सेफ खेल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? अर्ली डिमांड वेर नॉट अनरीजनेबल। डिमांड हम नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं? अर्ली डिमांड। जब स्टार्टिंग हुआ था तब की बात कर रहे हैं। लैंड, वेजेज, बेसिक जस्टिस की बात हो रही थी तब। किसकी बात हो रही थी? लैंड की, वेजेस की और बेसिक जस्टिस की। बट अनएड्रेस्ड ग्रीवियंसेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन हार्डन इनटू एन आइडियोलॉजी ऑफ आर्म्स। आ रही बात समझ में? फिर ये सब चीज लिख सकते हैं आप लिख सकते हो ट्रीटी ऑफ वर्सालिस। अगर आपको थोड़ा बहुत भी वर्ल्ड हिस्ट्री पता है, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ बोलो? आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी ही हारा था, और उसके बाद जर्मनी के ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्सालिस थोप दिया गया था। मतलब एक तरह से उसको लूटने का पूरा काम ब्रिटेन ने और फ्रांस ने कर लिया था। जर्मनी को डिक्लेयर कर दिया गया था कि यू आर द एग्रेसर, और जो पूरा लॉस हुआ है बाकी कंट्रीज का तुमसे वसूला जाएगा, है ना, इन द नेम ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। तो आप भी क्या कर रहे हो? उस कली को वापस से थॉर्न बनाने में हेल्प कर रहे हो, है ना। साइंड इन 1919, imposed crushing reparation and territorial humiliation on a defeated Germany. Economists at that time, including John Maynard Keynes, warned that a peace built on humiliation would not hold. ह्यूमिलिएशन के ऊपर जो पीस बनाया जा रहा है वो होल्ड नहीं करेगा, और नहीं किया होल्ड। समझ में आई बात, है ना। कई बार इनफैक्ट यूपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है
यूपीएससी ने भी GS1 में क्वेश्चन पूछे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर कि कितने हद तक जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। समझ में आई बात? ठीक है। तो विद इन अ जनरेशन दैट ह्यूमिलिएशन हैड कडल्ड इनटू द रिजेंटमेंट दैट हिटलर वुड हार्वेस्ट फॉर हिज राइज ऑफ पावर, and the world paid for a wound left to fester in the shape of this treaty's own making। समझ में आई बात? वर्ल्ड को पे करना पड़ा, वो जो खून बह रहा था उस घाव से, समझ में आई बात, उसको और ज्यादा वर्ल्ड को पे करना पड़ा। मलाला यूसुफजई का एग्जांपल दे सकते हो, उसको भी नहीं पढ़ने के लिए गोली लगा था कि वो तालिबानी रिजीम में पढ़ना चाहती थी, है ना, उसको गोली मार दिया गया कि नहीं नहीं तुम मत पढ़ो, बट बाद में उसको क्या मिला? नोबेल पीस प्राइज मिला, क्योंकि वो यंग गर्ल्स को क्या कर रही है? पढ़ने पे के लिए लेके जाना चाहती है। तो उसका भी ट्रॉमा वगैरह मेंशन कर सकते हो। यही सब चीजें हैं, यही सब चीजें मेंशन कर सकते हो। ठीक है। और लास्ट में धम्मपदा का सेंटेंस, हैट्रेड डज नॉट सीज बाय हैट्रेड बट ओनली बाय लव, दिस इज द इटर्नल लॉ। मतलब अगर आप हार्डन हो भी रहे हो तो क्रूएल नहीं होना है आपको। इवन इफ यू आर बिकमिंग अ थॉर्न, समझ में आई बात, दैट इज फॉर योर सेल्फ प्रिजर्वेशन, नॉट फॉर बिकमिंग अ क्रूएल पर्सन। आ रही बात समझ में? वैसा आप स्टैंड लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये इसमें चार क्वेश्चन थे। फर्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चन थे? 4। और मैक्सिमम लोगों ने ये चौथा वाला लिखा था। चौथा वाला इजी टू अंडरस्टूड है। क्या है? व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट इट इज द ग्रास दैट गेट्स ट्रैम्पल्ड। जब दो हाथी लड़ते हैं तो क्या होता है? घास कुचली जाती है। ठीक है। तो ये तुम लिख सकते हो, ये तो बहुत एंगल से लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? कौन कौन से एंगल तुम लोग बताओ, क्या क्या एंगल दे सकते हो इसमें? दो पॉलिटिकल पार्टीज, फिर उसमें क्या होता है? जनता, जनता फंस जाती है। अच्छा और बताओ, और एग्जांपल दो। इजराइल एंड पैलेस्टीन दोनों हाथी हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नहीं, ठीक है बोलो, तो फिर उसमें चींटी कौन है? उसमें घास कौन है? घास वहां की जनता है ना? हाथी नहीं हो सकता। ठीक है छोड़ो, और बताओ। सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, तो कौन कुचला जा रहा है? कुचला कौन जा रहा है वो बताओ ना, है ना? ईरान वॉर, यूएस वॉर में यूएई वगैरह पे अटैक हो गया। ठीक है। ऑयल का प्राइस बढ़ गया। हाँ ऐसे रिलेट करो कि वॉर हो रहा है ईरान में और यूएस में, उससे ऑयल का प्राइस बढ़ गया, हमारे घर पे खाना नहीं बन रहा है। समझ में आई बात? घास कौन है? हम हो जा रहे हैं उसमें। तुम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सिनेरियो मेंशन करो। दो वर्ल्ड सुपर पावर हैं, वो लोग प्रॉक्सी वॉर लड़वा रहे हैं। क्या लड़वा रहे हैं? प्रॉक्सी वॉर। घास कौन बन गया? प्रॉक्सी वॉर हो गया। प्रॉक्सी कंट्रीज, छोटे छोटे, वियतनाम में वॉर हो रहा है ना? और कहा कोरिया में वॉर हो रहा है। समझ में आई बात? वो सब चीजें मेंशन करो। और वॉर ही मेंशन करोगे, और भी क्या चीजें मेंशन करोगे बोलो? हैं? हर्षद मेहता स्कैम, तो उसमें दो लोग कौन लड़ रहा था? बुल्स वर्सेस वियर्स। ठीक है, वो भी लिख सकते हो, बिल्कुल, वेरी गुड एग्जांपल। पार्टीशन, बिल्कुल सही बात है, पार्टीशन का एग्जांपल दे सकते हो। 1947 कांग्रेस और मुस्लिम लीग की वजह से जो चल रहा था, पार्टीशन में लाखों लोग, इनोसेंट लोग मारे गए और उनके घर छिन गए, सो एंड सो। बहुत बढ़िया। और बताओ। सारा एग्जांपल वॉर सेंट्रिक नहीं देना है कि कुछ ने फिर उसमें रशिया यूक्रेन भी लिख दिया, ईरान इजराइल भी लिख दिया, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर भी लिख रहे, सब उसी में। सारा एग्जांपल वॉर सेंट्रिक नहीं हो सकता, अदरवाइज योर आंसर विल बिकम यूनिडायमेंशनल। यस। रिलीजियस वॉर, मंदिर वंदिर बनने से। ठीक है, मतलब उसमें दिखाओ कि घास कौन है। आपको ये दिखाना है ना कि हु इज, ये क्या लिखा हुआ है? ग्रास दैट गेट्स ट्रैम्पल्ड। ग्रास कौन है? ग्रास आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ एलिफेंट है, ग्रास नहीं है, तो आपका एग्जाम्पल सुटेबल नहीं है। यू शुड बी हैविंग बोथ एलिफेंट्स एंड ग्रास एज वेल, बोथ टू राइट योर ऐसे। समझ में आई बात? ठीक है। तो बस वही चीज है, आप लिख सकते हो, है ना? बिजनेस पार्टनर्स में लिख सकते हो, दो बिजनेस पार्टनर्स लड़ रहे हैं। तुम छोटे एंगल पे क्यों नहीं सोचते हो? तो उनकी फैमिलीज को नुकसान होता है। दो पेरेंट्स लड़ रहे हैं, वो डिवोर्स चाहते हैं, उनके बच्चों को नुकसान होता है। तुम छोटे लेवल पे क्यों नहीं सोच पा रहे? आ रही बात समझ में है? तो उसमें घास कौन है और उसमें एलिफेंट कौन है? उसमें एलिफेंट तो कोई नहीं है। समझ में आई बात? एलिफेंट नहीं है उसमें, घास ही घास है। तो हमेशा ऐसी चीजें लिखो
जिसमें क्या हो, एलिफेंट भी हो, ठीक है। एक वॉर वाला सिनारियो हो गया, एक मुस्लिम लीग और पार्टीशन वाला सिनारियो हो गया, एक पर्सनल लेवल पे सिनारियो हो गया जिसमें डिवोर्स विवोर्स का केसेस हो गए, है ना, एक बिजनेस फैमिलीज वाला सिनारियो हो गया। समझ में आई बात? तो ऐसे सिनारियोज आप लिख सकते हो, ठीक है। वॉर की वजह से भी फर्टिलाइजर प्राइस, फूड सिक्योरिटी सब हैम्पर हो रहा है। हाउएवर इट वुड नॉट बी करेक्ट टू सी द ग्रास ओनली एज ए हेल्पलेस विक्टिम, ये बात लिखना जरूरी है। आप ग्रास को हमेशा एज ए हेल्पलेस विक्टिम देख नहीं सकते। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, दिस इज द लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एंटीथेसिस। क्या बोलते हैं? एंटीथेसिस। मतलब पहले तो आपने सपोर्ट किया आर्गुमेंट को, उस सपोर्ट में आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पॉइंट्स लिखे, बट अगर आपको लग रहा है कि वो जो सपोर्ट है, समझ में आई बात, जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा हो, तो फिर यू विल राइट एंटीथेसिस आल्सो। हमेशा ऐसा नहीं है कि घास ही कुचली जाए और घास को हेल्पलेस विक्टिम की तरह माना जाए। समझ में आई बात? कई बार घास क्या होता है, घास नए इनोवेशन करके ले आता है, कई बार घास के पास नए मौके होते हैं। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल उस समय भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? नॉन अलाइनमेंट। अभी भी इंडिया के पास ऑप्शन क्या था कि हम अपना एनर्जी डिपेंडेंसी घटाएं। कहां से घटाएं? गल्फ एरिया से घटाएं, हम लोग अपना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बढ़ाएं, हम लोग डाइवर्सिफाई करें। आ रही बात समझ में? हमेशा उसको विक्टिम की तरह ही देखना सही नहीं है। अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? अपॉर्चुनिटी। आपदा में अवसर भी क्रिएट होता है। इसमें हमने नॉन लाइन मूवमेंट लिख दिया एक, ठीक है। अभी हम यूएस और चाइना की वजह से हमने क्वाड लिख दिया, क्वाड वार्ड हम लोग फॉलो कर रहे हैं। नॉट लाइक इस पे बहुत सारा पॉइंट लिखोगे, बट एटलीस्ट 2-3 पैराग्राफ्स यू कैन राइट। और लास्ट में कंक्लूजन, टू कंक्लूड द प्रोवर्ब शुड नॉट बी रेड as saying that the weak are always destined to suffer whenever the powerful fight. Always destined to suffer है ऐसा जरूरी नहीं है। It is rather a warning that should make the weak more alert. ये क्या है? एक वार्निंग है। समझ में आई बात? कि अलर्ट हो जाओ। क्या हो जाओ? अलर्ट, not more helpless. As Gandhi said, before taking any big decision, one must recall the face of the poorest पर्सन और वीकेस्ट पर्सन। गांधी तलिस्मान बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं? गांधी तलिस्मान। कि पुअरेस्ट पर्सन पे या हेल्पलेस पर्सन पे क्या असर पड़ेगा। दिस इज अ लेसन बोथ फॉर द पावरफुल हु मस्ट बी मोर रेस्पॉन्सिबल इन देयर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फॉर द वीक हु मस्ट लर्न एज इंडिया हैज ट्राइड टू दैट टाइमली एंड वाइज स्ट्रेटजी कैन कीप देम फ्रॉम बीइंग ट्रैम्पल्ड इवन व्हेन जायंट्स अराउंड देम आर फाइटिंग। समझ में आई बात? तो लास्ट में आप सॉल्यूशन भी बताओ, है ना, कि एलिफेंट्स के लिए क्या आपका सजेशन है और जो घास है उसके लिए आपका क्या सजेशन है। समझ में आई बात? तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया? कंक्लूड हो गया। नेक्स्ट आ गया, नेचर इज द सिंबल ऑफ द स्पिरिट। नेचर जो है वो स्पिरिट का सिंबल है, स्पिरिट जिंदा रहने का सिंबल है। समझ में आई बात? है कि नहीं है? बताओ कैसे है, बोलो। एक हार्ड रॉक पे थोड़ा थोड़ा पानी गिरते जाता है, थोड़ा थोड़ा, है ना। बहुत सारे साल पे वहां पे क्या हो जाता है? ग्रीनरी क्रिएट होने लगता है ना, ग्रीन फंगस लगने लगता है, उस पे लगने लगता है कि नहीं। फिर क्या होता है? वहां पे छोटे छोटे पेड़ भी निकलने लगते हैं। वो क्या है? स्पिरिट का एग्जाम्पल है कि नहीं है? किसका एग्जाम्पल है? स्पिरिट का एग्जाम्पल। ऐसे स्पिरिट का एग्जाम्पल तुम बहुत सारा दे सकते हो। तुम क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल दे सकते हो, जो बहुत दिन खाते नहीं है, पड़े रहते हैं, है ना, अपना टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, एनर्जी बचाते हैं। तुम बियर का एग्जाम्पल दे सकते हो। समझ में आई बात? तुम सारे नेचर के जितने एग्जाम्पल हैं जहां से आपको स्पिरिट मिलता है, क्या मिलता है? स्पिरिट, सब एग्जाम्पल आप दे सकते हो। आप कोविड का एग्जाम्पल दे सकते हो। कोविड के टाइम पे वापस से आकाश साफ हो गया था, है ना, वापस से हिमालयाज क्लीन दिखने लग गया था, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। तो मतलब इतने ही दिन में जब 2-3 महीने भी इंडस्ट्रीज बंद रहती है, ह्यूमन एक्टिविटीज कम रहती है, नेचर अपने आप को वापस से क्या कर पाता है? रिवाइव कर पाता है। समझ में आई बात? तो नेचर हैज अ स्पिरिट। समझ में आई बात? तो नेचर के स्पिरिट आप दिखाओ, जगह जगह से निकाल के दिखाओ, है ना। नेचर इज नॉट जस्ट ट्रीज, रिवर, माउंटेन। सिंस एंशिएंट टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड द फिजिकल वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस समथिंग डीपर। नेचर को ही समझा न्यूटन ने कि ऊपर से पेड़ पे ये नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। नेचर के ही स्पिरिट को समझ रहे हैं। समझ में आई बात? नेचर की स्पिरिट को समझ रहे हैं कि पानी नीचे में है तो वहां से हम लोग फिर निकाल के पी पा रहे हैं।
समझ में आई बात कि नीचे में पानी कहाँ से आ रहा है, और हर चीज हम नेचर के स्पिरिट से ही सीख पा रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड के स्पिरिट से। ठीक है, लोटस का एग्जाम्पल दे सकते हो। लोटस, लोटस जो है कीचड़ में कमल खिलता है, सुना है आप लोगों ने, बट कमल जब खिल जाता है तो कीचड़ से निकल जाता है, पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है। द वेरी कीचड़ जहां से वो निकल रहा है उसको ही छोड़ के एवब हो जाता है। समझ में आई बात, उसको नो लॉन्गर कीचड़ की जरूरत नहीं पड़ती है। आ रही बात समझ में? दैट इज ऑल्सो ए स्पिरिट। तो नेचर के जितने एग्जाम्पल है, सैक्रिफाइस का है ना, रीबर्थ का, जैसे रिवर है, रिवर हमेशा फ्लो करता जाता है। हेराक्लिटस बोलते थे ना, यू कैन नॉट वॉक इन टू द सेम वाटर ट्वाइस। आप एक ये भी 2 साल पहले या पिछले साल ही यूपीएससी का ऐसे था, आप सेम रिवर में दोबारा पैर नहीं रख सकते हो क्योंकि वो पानी बह चुका है। आ रही बात समझ में? दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नेचर, नेचर के स्पिरिट है। नेचर का स्पिरिट कैसे लिख रहा है? नॉलेज, इग्नोरेंस, माउंटेन्स, है ना। ठीक है, हाउएवर इट वुड बी अ मिस्टेक टू थिंक नेचर ओनली टीचेज जेंटल और मोरल लेसन। नेचर बहुत डिफिकल्ट और वायलेंट चीज भी सिखाता है। सिखाता है कि नहीं सिखाता है? नेचर सिखाता है, 2 टाइगर भिड़ के अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी करते हैं, है ना। हाथी को जो गुस्सा आता है पेड़ वाले उखाड़ के फेंक देता है कि नहीं देखता है। तो ये चीज भी नेचर सिखाता है। कंपटीशन सिखाता है, स्ट्रगल सिखाता है, डार्विनिज्म आप बात कर सकते हो, है ना। नेग्लेक्ट ऑफ द वीक होता है कि नहीं नेचर में? नेचर आपको पावरफुल रहना सिखाता है। नेचर आपको बोलता है कि अगर आप वीक हो तो आप गए। समझ में आई बात? आपके पास कुछ ना कुछ स्किल ऐसा होना चाहिए जो बाकी लोगों से अलग है। ठीक है, तभी आप सरवाइव रह पाओगे, अदरवाइज आप सरवाइव कर ही नहीं पाओगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, हमें लगता है कि टाइगर जो है एक प्रेडेटरी जानवर है प्रेडेटरी। समझ में आई बात? बट बहुत इजी उसके लिए हंट नहीं होता है, कोई भी हंट उसके लिए इजी नहीं होता है ना, कि ऐसे किया खा लिया, इतना इजी उसके लिए नहीं होता है। वो भी बहुत सारा कैलकुलेशन करता है, मिस कैलकुलेशन करता है, जंप्स मारता है, घायल होता है। आ रही बात समझ में? और एक बार टाइगर घायल हुआ, खेल खत्म। टाइगर का पैर टूट गया, कोई एनिमल मार पाएगा? वो दौड़ ही नहीं पाएगा, है ना। वो टाइगर भूखा मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? समझ में आई बात? लेकिन मान लो वही हिरन का पैर टूट गया, उसको तो घास ही खाना है ना, उसको तो क्या खाना है? घास ही खाना है। आई बात समझ में? है ना। ठीक है, तो यही चीज है, ये नेचर आपको सिखाता है, द स्पिरिट आपको सिखाता है। ठीक है, कंपटीशन, स्ट्रगल, सर्वाइवल। ठीक है, दिस वाज द इंपॉर्टेंट लिमिट टू द आइडिया। नेचर डज नॉट हैंड अस अ फिक्स्ड रेडीमेड स्पिरिचुअल मीनिंग, इट ऑफर्स द रॉ मटेरियल, कि आप उससे क्या सीख पाते हो, किस तरीके से सीख पाते हो, है ना। बुद्धा घर में रह के नहीं सीखे, बाहर घूम घूम के सीखे। कहां से सीख रहे हैं? नेचर से सीख रहे हैं। समझ में आई बात? है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप इंडिया का टूर करो आप सीखोगे, बहुत सारी चीजें आप कहां से सीखोगे? नेचर से सीखोगे। नेचर आपको क्या सिखाता है? ठीक है, द अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन ग्रीड। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं, जो बड़े हो जाते हैं वो लोग दूध पीना छोड़ देते हैं, कि हाँ उनको काऊ मिल्क या कोई भी मिल्क वो नहीं पीते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं पी रहे हो, तो बोलते हैं कि हमें नेचर ने सिखाया है। ठीक है, कि कोई भी एनिमल बड़ा हो जाता है वो मदर का ब्रेस्ट फीडिंग उसको नहीं करता है, वो फिर जैसे गाय है, गाय का बछड़ा है, काफ है, वो भी बड़ा हो जाता है तो अपना अलग से घास खाता है, वापस से दूध मांगने के लिए अपने मदर के पास नहीं जाता है। तो जब वो नहीं जाता, हम बड़ा होकर क्यों दूध पिए? समझ में आई बात? हम भी घास ही खाएंगे, मतलब बाकी चीजें खाएंगे। तो अलग अलग चीज नेचर आपको किस फॉर्म में क्या सिखा रहा है ना, किस तरीके से क्या सिखा रहा है। नेचर के पास वो स्पिरिट है, आप सीखिए। ठीक है, अगेन हर ये 4-4-8 टॉपिक में एक एक टॉपिक दोनों में इजी मिलता है, जो मैक्सिमम लोग लिखते हैं। उसमें वो एलिफेंट वाला था, अ वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चन देन आंसर्स। एक वेल एजुकेटेड माइंड के पास क्वेश्चन क्या होगा? ज्यादा होगा देन द आंसर्स, क्योंकि वेल एजुकेटेड माइंड ज्यादा एंगल से सोच पाएगा, ज्यादा एंगल में उसको ज्यादा क्वेश्चन राइज होगा। ठीक बात है। और जो वेल एजुकेटेड नहीं होगा उसके पास आंसर्स कम होगा। ठीक है, जैसे कि मान ले आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, अब आप आंसर लिख रहे हो, क्या पता ये एग्जामिनर गलत काट दे। समझ में आई बात? और जो बेवकूफ है 21 साल का बच्चा खटाखट लिख दिया आंसर, सब लिख दिया सर, जो पढ़ा था सेलेक्ट वही हो गया। आप सोच रहे हो यार ये तो बेवकूफ था, ये तो रट्टा मारता था, ये सेलेक्ट हो गया, ये आईएएस बन गया, मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक बात है। तो कई बार ऐसा हो जाता है। बेवकूफ मतलब रिलेटिवली बेवकूफ, अगेन क्योंकि पढ़ के तो आया ही है, पढ़ तो रहा ही है, उसके दिमाग में क्वेश्चंस नहीं है ज्यादा, आंसर्स ज्यादा है ना। इसका एग्जाम्पल जैसे नचिकेता का नाम सुना है आप लोगों ने? नचिकेता कथा उपनिषद है, एक उपनिषद में एक स्टोरी है कि नचिकेता
तो उसके पापा एक बार गुस्से में भेज देते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता रहता है, जाओ यमराज से पूछ के आओ, लाइफ एंड डेथ के बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। यमराज के घर के बाहर जाके बैठ जाता है ना। यमराज आते हैं 2-3 दिन बाद, देखते हैं कि बच्चा 2-3 दिन से खाया नहीं है, बाहर बैठा हुआ है, खुश होते हैं, बोलते हैं कि बताओ क्या चीज चाहिए, बताओ तुमको। तो वो क्वेश्चन पूछने लगता है कि डेथ के बाद क्या होता है वो बताओ मुझे, है ना, व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, आई नीड टू नो दैट। ठीक है, तो यमराज बोलते हैं क्या बच्चा एकदम छोटा सा क्वेश्चन कौन बताए इसको, मतलब इतना भारी क्वेश्चन, फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। वो कुछ कुछ अलग अलग चीज देने की कोशिश करते हैं, वो मना कर देता है, ही रिफ्यूज। वो बोलता है नहीं नहीं, डेथ के बाद क्या होता है वो जानना है मुझे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो वो फिर वो जानने की कोशिश करता है, फिर यमराज उसको बताते हैं, नॉलेज देते हैं। ठीक है, this old story captures exactly what the given statement means. A mind that settles for comfortable answers stop growing. ये एनेक्डोट और फिर ये आपका थेसिस है। क्या है? थेसिस। जब आपके आंसर्स कंफर्टेबल होने लगेंगे आपका माइंड और ग्रो नहीं करेगा, इंक्विजिटिव नहीं रहोगे आप। क्या नहीं रहोगे? इंक्विजिटिव। समझ में आई बात? A mind that keep pushing past easy answers the way Nachiketa did is the one that actually becomes educated. है ना, एक स्टेटमेंट है ना, द मोर आई नो दैट आई नो नथिंग। समझ में आई बात? जितना मैं जानता हूं उतना ही लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता। किसका स्टेटमेंट है बताओ? सोक्रेटिस। तो फिर वही चीज है, ये इस स्टेटमेंट से भी आप ये ऐसे स्टार्ट कर सकते थे। यू कुड हैव स्टार्टेड दैट ऐसे फ्रॉम दिस स्टेटमेंट एज वेल। आ रही बात समझ में? ठीक है, और फिर आपके बारे में ये सारी चीजें लिख सकते थे। टू अंडरस्टैंड दिस फुली, बीइंग वेल एजुकेटेड डज नॉट सिंपली मीन नोइंग अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्स। बहुत मेमोराइजेशन वाली बात नहीं है, हैबिट ऑफ थिंकिंग, है ना, कि आप थिंक कैसे करते हो, क्रिटिकल रीजनिंग आपका कैसे होता है। फिर आप एजुकेशन के ऊपर जो कोट्स हैं, जैसे किसके कोट हैं बताओ? आइंस्टीन के कोट है ना, कि एजुकेशन वो चीज है जो आपके पास बचती है जब आप सब भूल जाते हो जो आपने स्कूल में पढ़ा था। समझ में आई बात? है ना, एजुकेशन इज दैट थिंग विच इज विथ यू व्हेन यू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग व्हाट एवर यू हैव स्टडीड इन द कॉलेज। तो सब भूल गए ना, उसके बाद जो अंदर बचा है वो एजुकेशन है। तो एक्चुअली एजुकेशन आपको क्या सिखाती है वो चीज के ऊपर आ जाता है ना। सोक्रेटिस वगैरह के बारे में लिख दो, धर्मशास्त्र वगैरह है, न्यूटन के बारे में बता दो। न्यूटन भी तो खोज करते गए, है ना। उसके बाद भी मॉडर्न साइंस क्या करती है? डिस्कवरी करते जा रही है। 2017 में ऐसा ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि जो ब्लैक होल है थ्योरी है वो गलत है ना, 2017 में। और 18 या 19 में ब्लैक होल मिल गया। समझ में आई बात? मिल ही गया, है ना, कि ये ब्लैक होल, फोटो आ गया, ये ब्लैक है और ऊपर से ये जो रिंग जैसी लाइट है। समझ में आई बात? देखो सुदर्शन चक्र जैसा दिखेगा। समझ में आई बात? ठीक है, कॉस्मिक लाइट। तो वो ऐसा, अब ये किससे आता है? एक आता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। डनिंग क्रूगर इफेक्ट, ये सारे आंसर्स आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ के इनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इसमें जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, ये सारे एग्जाम्पल्स, ये टोटल अगर 8 ऐसे हैं तो इसको मिला के आपको 25, 30, 40 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बहुत सारे फिलोसफिकल ऐसे में वो एग्जाम्पल्स आप फिट कर सकते हो। समझ में आई बात? है ना, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से एग्जाम्पल लाने की जरूरत है। एग्जाम्पल कहाँ से लाओगे? जो आप पढ़े हो वहीं से लाओगे। ठीक है, फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड द एग्जाम्पल। पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल कैसे लाना है, सोसाइटी का एग्जाम्पल कैसे लाना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, आप सारे इवेंट्स लिखते जाओ ना। आप क्रिकेट से रिलेटेड 2-3 इवेंट लिख लो, आप नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड 4-5 चीजें लिख लो, आप इंटरनेशनली 10-15 चीजें लिख लो। समझ में आई बात? बहुत लोगों के पास इंटरनेशनल इवेंट नहीं होंगे लिखने के लिए, तो लिख लो। ऐसे करके आपके एग्जाम्पल्स तैयार होता है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहता है वेयर पीपल विथ लेस नॉलेज ऑफन फील मोर सर्टेन व्हाइल जेन्युइन एक्सपर्ट्स रिमेन कॉशियस। जो जेन्युइन एक्सपर्ट है वो सावधान रहता है, कम नॉलेज वाले कॉन्फिडेंट रहते हैं, अरे हो जाएगा। बाद में बोलते अरे पता नहीं कैसे नहीं हुआ, मैंने तो सब किया था फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, तो यही सब चीज है ना। जज अ मैन बाय हिज क्वेश्चंस रादर देन बाय हिज आंसर्स, दैट इज इन द एंड इज द रियल टेस्टमेंट ऑफ एजुकेटेड माइंड। अब देखो ये इजी वाला पार्ट है। शेल्विंग हार्ड डिसीजन इज द लीस्ट एथिकल कोर्स। अगर आप हार्ड डिसीजन नहीं ले रहे हो तो आप सबसे खराब एथिकल कोर्स ले रहे हो। ठीक है, महाभारत में ही देख लो, महाभारत में क्या हुआ था। महाभारत में हार्ड डिसीजन क्या था? उस टाइम पे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वहां पे जो सीनियर लोग बैठे थे, भीष्म पितामह एंड जो भी लोग थे, उन्होंने कुछ खास नहीं किया। तो दैट वाज अ हार्ड डिसीजन और ऑब्वियसली दैट वाज अ लीस्ट एथिकल कोर्स। वो एथिकल भी नहीं था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप अपनी लाइफ में भी,
अब अपनी लाइफ में अगर हार्ड डिसीजन नहीं ले रहे हो तो आप अपनी मिजरी को डिले कर रहे हो, है ना। डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करने की जगह क्या कर रहे हो, डिले कर रहे हो। समझ में आई बात। आप मान लो किसी एक प्रॉब्लम में फंसे हुए, आप सोच रहे हो कि हाँ धीरे धीरे मैं निकलूंगा निकलूंगा निकलूंगा, अब डिले करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो। समझ में आई बात। हार्ड डिसीजन, हम लोग पाकिस्तान के ऊपर क्या नहीं करते थे, अटैक नहीं करते थे टेररिज्म के बाद भी, तो हम हार्ड डिसीजन नहीं लेते थे, तो पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक अटाके जाता था, कराते जाता था कराते जाता था। फिर हमने लिया, ले भाई ऑपरेशन सिंदूर, उसके पहले लिया सर्जिकल स्ट्राइक, लिया बालाकोट, है ना। थोड़ा सख्ते में है वो, थोड़ा आ रही बात समझ में। अदरवाइज तो वो बिल्कुल भी सख्ते में नहीं रहता था, वो तो उसको नया वेपन मिल गया था कि, है ना, कि बगल से पिन छुपा दो, बोलो मैंने नहीं छुपाया है। समझ में आई बात। सामने सामने वो आएगा तो तुम पीट दोगे उसको, बट वो क्या करने लगा, छुप के कुछ 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 ऐसे करने लग गया था, है ना। तो फिर सामने सामने कन्फ्रंट करना, दैट इज ऑल्सो हार्ड डिसीजन को शेल्फ नहीं करना है। हार्ड डिसीजन, एलपीजी रिफॉर्म, हम लोग 1980s में 1980 में चाइना ने एलपीजी रिफॉर्म कर लिया। चाइना कम्युनिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री ने लिबरल रिफॉर्म किया। हम लोग वेट कर रहे हैं जब तक हमें मार नहीं पड़ी, है ना। किसकी मार, क्राइसिस की मार। समझ में आई बात। तो हार्ड डिसीजन हमने नहीं लिया, 10 साल लेट किया अपनी चीजों को। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो हार्ड डिसीजन आपको जल्दी लेना पड़ेगा, हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। एथिकल कोर्स है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा लाइसेंस राज, ठीक है, और थोड़ा ये हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो वो है एग्जाम्पल्स है। ब्रिटेन एंड फ्रांस वॉच्ड हिटलर रीमिलिटराइज द राइनलैंड। अब जैसे जर्मनी के ऊपर बहुत सारा सैंक्शन लग गया था ना, अब जैसे हिटलर आया, हिटलर ने अपना टेरिटरी वापस बढ़ाना शुरू कर दिया, धीरे 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 धीरे। और शुरुआत में ब्रिटेन और फ्रांस ने कुछ किया नहीं, शुरुआत में बस वो देखते रहे। हार्ड डिसीजन को क्या किया, अवॉइड किया। तब तक अवॉइड किया जबकि हिटलर हिटलर बन गया, तब तक जर्मनी को वापस उसने बहुत पावरफुल बना लिया, पावरफुल की वापस वो क्या कर सके, अटैक कर सके। समझ में आई बात। और यूएस नहीं होता तो जर्मनी पीटता इनको बढ़िया से, पीट भी रहा था लंदन को, यूके को बहुत अच्छे से पीट रहा था जर्मनी। समझ में आई बात, है ना, ठीक है। एक तो यूएस का एंट्री, यूएस ने, मतलब यूएस तो डायरेक्टली जापान से वैसे ज्यादा लड़ रहा था, बट यूएस ने एक तरह से जर्मनी को, या फिर उनके जो फोर्सेस थे जर्मनी और जापान और इटली वाले जो फोर्सेस थे उनको हराने में रोल प्ले किया। और दूसरी तरफ जो साइंटिस्ट कुछ कुछ थे यूके के साइंटिस्ट, जिसमें एक एलन ट्यूरिन है, एलन ट्यूरिन ने उस समय कंप्यूटर बना लिया, कंप्यूटर बना के जो भी मैसेजेस देता था हिटलर उसको डिकोड करना चालू किया। अदरवाइज रोज हिटलर नया मैसेज देता था कोड वर्ड में, और रोज जर्मनी की सेना आती थी और यूके को मारती थी अलग अलग जगह पे। समझ में आई बात। यूके का एकदम हालत खराब हो गया था। समझ में आई बात। तो वो चीज आप लिख सकते हो। क्योटो प्रोटोकॉल आप लिख सकते हो, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल, अच्छा क्लाइमेट चेंज की हम रोकने की बात कर रहे हैं, और क्योटो प्रोटोकॉल में कोई बाइंडिंग डिसीजन नहीं था। समझ में आई बात। अच्छा ऑक्सीमोरोन में भी आप बात कर सकते हो, है ना, ठीक है, उसमें भी बात कर सकते हो कि ये लोग आते हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और प्राइवेट जेट से आते हैं। समझ में आई बात। ये लोग आता है इन्वायरमेंट बचाओ मूवमेंट में और फेरारी लेके आते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये सब क्या है, ऑक्सीमोरोन, ठीक है। तो वो सब चीज लिख सकते हो, बस ये सब चीज लिख सकते हो, है ना। पर्सनल लाइफ में भी मेडिकल चेकअप वगैरह को आप लोग क्या करते हो, डिले करते जाते हो। ये सब चीजें लिख सकते हो, बेसिक चीजें लिखो, जितना आप लिखोगे उतना आपका क्लियर होगा। लास्ट, अ गुड लीडर इज वन हु फॉलोज द फॉलोअर्स, ठीक है। हमेशा किसी भी ऐसे में फ्लो में बह नहीं जाना है कि जो बोल रहा है उसी पे लिख दो सब। क्या एक गुड लीडर को हमेशा अपने फॉलोअर को फॉलो करना चाहिए क्या, नहीं ना। रिवर्स भी पूछो खुद से, रिवर्स के ऊपर भी आपके आंसर्स थोड़े होने चाहिए। हाँ ठीक है, गुड लीडर इज वन हु फॉलोज द फॉलोअर। गांधी जी, गांधी जी ने क्या किया, फॉलोअर्स देखा, फॉलोअर्स गरीब हैं, खुद भी गरीब बन गए। कैसे गरीब बन गए, धोती कुर्ता पहन लिया, है ना, कुटिया में रहने चलेगा कि देखो मैं भी गरीब हूं। गांधी जी ने देखा कि आम जनता किससे परेशान है, नमक पे टैक्स लग रहा है, सॉल्ट पे, चलो सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं। समझ में आई बात। तो आम जनता को फॉलो किया काफी हद तक, बट हमेशा ही आम जनता को फॉलो किया ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर अपना, यस यस वही लिखना ही है, इनफैक्ट लिखना है, अदरवाइज तुम्हारा आंसर ऐसे अधूरा रह जाएगा, ठीक है। अगर तुम सिर्फ हमेशा यही लिखोगे कि गुड लीडर वही है जो अपने मासेस को फॉलो करे, तो फिर इसका मतलब वो क्या हो गया, फिर उसका मासेज अगर गलत हुआ तो फिर वो सही रास्ता दिखाई नहीं पाएगा, है ना। श्री राम जी को देख लो, श्री राम जी जब वापस अयोध्या आए तो वहां पे उनके जो पॉपुलेशन थे उन्होंने क्या डिमांड किया कि ये सीता जो है
वो इतनी प्योर नहीं है, समझ में आई बात। सीता अलग से अलग जगह पे रह के आई हैं, तो उन्होंने अपनी मासिस की बात सुन के सीता को वापस वनवास दे दिया, समझ में आ रही बात। ठीक है, जहां बाद में लौ और कुश का जन्म हुआ, है ना। तो क्या गुड लीडर उस समय के लिए थे? वो नहीं थे। क्या उनको अपनी मासिस की बात फॉलो करनी चाहिए थी? शायद नहीं करनी चाहिए थी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अ गुड लीडर इज वन हु फॉलोज द फॉलोअर्स बट नॉट ऑलवेज, नॉट इन एवरी सर्कमस्टांसेस। आ रही बात समझ में? तो अपने पास 2-3 स्टैंजा उस पर भी लिखना है कि बट नॉट ऑलवेज, नॉट इन एवरी सर्कमस्टांसेस। हु ऑलवेज फॉलोज द फॉलोअर्स का मतलब क्या है? आप फॉलोअर्स का नीड समझो। क्या समझो? नीड, उनका डिमांड समझो। जैसे कि आप उसका भी एग्जांपल दे सकते हो, एक गड़िया जो होता है, जो शिप्स को लेके चलता है, उसकी शिप्स आगे चलती है और वो पीछे चलता है। वो देखता है कि हाँ ये किधर जा रही है, उनको बस रास्ते को ट्रैक करता है, मूवमेंट को ओरिएंट करता है। समझ में आई बात? ही इज ऑल्सो गुड लीडर, है ना। वो अपने शिप्स को क्या करता है? ओरिएंट करते हुए चलता है। आ रही बात समझ में? बट नॉट ऑलवेज। ठीक बात है। वही चीज अगर वो एक भेड़िया उनका पानी में कूदने गया, सब कूदते जाएंगे तो वो करने देगा क्या? नहीं ना। ठीक है, तो वो चीज लिखना जरूरी है। ठीक है, गांधी नेहरू ये सब चीज लिख सकते हो आपको। और लास्ट में अब दूसरा भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने क्या किया? सब लोग सती प्रथा कर रहे थे, सती प्रथा करने दिया क्या? अपोज किया? नहीं किया, अपोज किया। ठीक है, तो दूसरा वाला साइड लिखना भी जरूरी है। देखो, फर्स्ट साइड तो इजी है, फर्स्ट साइड तो इजी है। हाउ एवर ये है एंटीथेसिस। इट वुड बी रॉन्ग टू कंक्लूड अ लीडर शुड ऑलवेज सिंपली फॉलो वॉट एवर द मेजोरिटी वांट्स। समझ में आई बात? Sometimes the people themselves are mistaken, unjust, and a leader who only follows can end up following them straight into wrongdoing. रामायणा सीता का एग्जांपल ले लो, राजा राम मोहन राय का एग्जांपल ले लो, ये सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो। ठीक है, ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं करना है। चौरी चौरा के बाद गांधी जी ने एक तरह से नॉन कॉपरेशन विदड्रॉ कर लिया। टीचर भी है एक, बाकी चीजें भी सिखाता है, तो ऐसे करके आप सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, तो यही चीज है, आपको बस समझना है। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, स्टेटमेंट्स हैं, जिसका आप नोट्स बना सकते हो, जो आप डायरेक्टली अपने एसेज में क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आई होप आपको फिलोसफिकल एसे लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, है ना। फिलोसफिकल एसे में आपको क्या करना है? पहले टॉपिक को समझना है, फिर देखने हैं इसके दोनों एंगल बन रहे हैं, थेसिस एंटीथेसिस की नहीं बन रहा है। ऑब्वियसली थेसिस पे आप ज्यादा लिखोगे, एंटीथेसिस पे थोड़ा कम लिखोगे। आई बात समझ में? अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे होता क्वेश्चन मार्क, तो फिर आप 50-50% भी लिख सकते हो, क्योंकि वो टॉपिक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। और क्वेश्चन मार्क नहीं है मतलब जो जो आर्गुमेंट है उसको तुम सपोर्ट करो, बट 100% सपोर्ट भी करना जरूरी नहीं है। उसका अगर अगेंस्ट में कुछ बात है उसको भी आप मेंशन करो। आ रही बात समझ में? दिस इज हाउ एन एसे इज रिटन, पर्टिकुलरली द कैसा ऐसे जब हम है फिलोसफिकल ऐसे की बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो दिस इज इट, दिस इज अबाउट द एसेज। और ये पीडीएफ्स आप पढ़ के इसके नोट्स वगैरह बना सकते हो, है ना। ठीक है, थैंक यू। देन आप लोगों को